हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया पब्लिकेशन का बिहार दरोगा वॉल्यूम 2 बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 10 तक डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। अगर आप लोग वीडियोज़ को नहीं देखे हैं पिछले वीडियोज़ को तो जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ प्लेलिस्ट का, वहाँ पे वॉल्यूम 1 बुक है एडुटेरिया का, वॉल्यूम 2 दोनों का प्लेलिस्ट दिया हुआ है। साथ में खाकी सीरीज का भी वहाँ पे प्लेलिस्ट दिया हुआ है, आप लोग पिछले वीडियो को जा करके देख सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तंत्रों में से किस एक में भारत का प्राचीनतम शैल समूह है? तो भारत का प्राचीनतम शैल समूह यह आर्कियन तंत्र हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, चट्टान निर्माण का जो क्रम है, सबसे पहले निर्माण हुआ था आर्कियन चट्टानों का, उसके बाद धड़वार चट्टानों का निर्माण हुआ था, फिर उसके बाद कुडप्पा चट्टानों का निर्माण हुआ था, और उसके बाद जो है विंध्यन चट्टान, और फिर सबसे लास्ट में जो है गोंडवाना चट्टान का निर्माण हुआ था। तो याद रखेंगे कि भारत में सबसे प्राचीन चट्टान जो हो जाएगा यह आर्कियन तंत्र का चट्टान हो जाएगा, और सबसे नवीनतम जो हो जाएगा नया वाला यह गोंडवाना क्रम का चट्टान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूर्वी पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताना है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताना है तो सबसे उत्तर में हो जाएगा पटकाई बूम पहाड़ी हो जाएगा, उसके बाद नागा पहाड़ी हो जाएगा, फिर मणिपुर पहाड़ी हो जाएगा, फिर उसके बाद मिजो पहाड़ी हो जाएगा। अच्छा, जो मिजो पहाड़ी होती है, मिजो पहाड़ी को हम लोग बोलते हैं लुसाई पहाड़ी। याद रखेंगे कि मिजो पहाड़ी का ही नाम है लुसाई पहाड़ी। तो सबसे पहले पटकाई बूम, फिर नागा पहाड़ी, फिर मणिपुर पहाड़ी, फिर मिजो पहाड़ी स्थित है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जैसे पहाड़ी है और किस राज्य में स्थित है, जैसे लुसाई पहाड़ी, तो लुसाई पहाड़ी जो है यह मिजोरम में स्थित है। मिकिर, भुवन और रेंगमा पहाड़ी जो है असम में स्थित है। सिक्किम में कंचनजंगा है। टाइगर पहाड़ी जो है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसके बाद बूम पटकाई, डफला, मेरी, अबोर, मिसमी, यह सभी जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। उसके बाद है लैमा टोल पहाड़ी जो कि मणिपुर में स्थित है। उसके बाद एक है गारो, खासी जयंतिया और नोकरेक, यह सभी जो है मेघालय में स्थित है। तो सभी पहाड़ियों को क्रम आप लोग याद रखिएगा कि किस राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि नदियों तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? गलत दिया हुआ है मतलब। तो पहला है गोदावरी। गोदावरी की सहायक नदी होती है इंद्रावती हो जाएगी। उसके बाद गोदावरी की इंद्रावती होती है, पूर्णा होती है, वर्धा होती है, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, यह सभी गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। तो इसका मिलान सही दिया हुआ है। यहाँ पे पेनगंगा जो है गलत दिया हुआ है। गंगा का सहायक नदी पेनगंगा नहीं होगा, तो यह गलत है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हमारा आंसर हो जाएगा। और कृष्णा की सहायक नदी जो है यह भीमा हो जाएगी, और लूनी नदी की सहायक नदी सुक्री नदी हो जाएगी। यह भी सही दिया हुआ है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी की जो लंबाई है यह 1465 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है, और यह महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। साथ ही हम लोग बात करेंगे, यह सबसे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। और बाद में हम लोग बात करते हैं गंगा नदी की। तो गंगा नदी जो है इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर हो जाएगा, जो भारत की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र है, सबसे बड़ी नदी है। इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। और गंगा नदी में बाएं तट से आकर के मिलने वाली नदियां जो है इसमें शामिल होती है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा, यह सभी नदियां गंगा में बाएं तरफ से आकर मिलती है। और दक्षिणी तट से मिलती है जमुना, सोन, कर्मनासा। साथ ही बात करेंगे हम लोग कृष्णा नदी की। तो जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी इसका लंबाई 1402 किलोमीटर है। याद रखेंगे 1402 किलोमीटर लंबा है कृष्णा नदी, और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। और इसका उद्गम स्थल जो है महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट सह्याद्री में महाबलेश्वर के पास से होती है। और कृष्णा की सहायक नदी में तुंगभद्रा हो जाएगी। या कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है तुंगभद्रा। उसके बाद कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, मूसी, भीमा, यह सभी जो है कृष्णा की सहायक नदी है। उसके बाद हम लोग देखेंगे लूनी नदी। जो लूनी नदी है यह अजमेर राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, और इसका लंबाई जो है 511 किलोमीटर मात्र है। 511 मीटर लंबी है लूनी नदी, और यह एक अंतर प्रवाही नदी है जो लवनी नदी के नाम से जानी जाती है। और यह राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होती हुई कच्छ के रण में दलदली भूमि में विलुप्त हो जाती है। लूनी की सहायक नदी हो जाएगी बांडी, सरस्वती, सुखरी, सुक्री, उसके बाद जवाई और सागरमती, यह सभी जो है लूनी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि मानसून बर्स्ट जो होता है केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान घटित होता है? यह होता है जून के पहले सप्ताह में होता है मानसून बर्स्ट। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पहली वर्षा का एक परिणाम यह होता है कि तापमान को बहुत कम कर देती है, और तेज गर्जन और बिजली के साथ नमी भरी हवाओं की अचानक शुरुआत को सामान्यतः मानसून बर्स्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है,
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि झूम खेती करते हैं। झूम खेती या इसी को झूमिंग खेती बोलते हैं। यह खासी जनजाति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और झूम कृषि पद्धति से कृषि भारत के उत्तर पूर्वी प्रदेशों में मुख्यतः असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में की जाती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर प्रतिशत सर्वाधिक है। तो सबसे अधिक महिला साक्षरता दर जो है यह हो जाएगा मिजोरम में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत में भौम जल यानी ग्राउंड वाटर जो होता है इसका सर्वाधिक उपयोग करने वाले राज्य निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो भारत में ग्राउंड वाटर का सबसे अधिक उपयोग करने वाले राज्य हो जाएंगे, सबसे पहले हो जाएगा पंजाब, फिर राजस्थान, फिर हरियाणा, फिर तमिलनाडु। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मध्यम दर से भौम जल का उपयोग करने वाले राज्य हो जाएंगे गुजरात, उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, त्रिपुरा और महाराष्ट्र। ये सभी जो राज्य हैं ऑप्शन सी वाले, यह मध्यम यूज करते हैं भूमिगत जल को। याद रखेंगे कि मध्यम भूमिगत जल को यूज करने वाले राज्य गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा और महाराष्ट्र हो जाएंगे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि गंगा के निचले मैदान की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है और इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्म में से कौन से युग्म जो है सबसे उपयुक्त है। तो सबसे उपयुक्त हो जाएगा धान और जूट का फसल हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गंगा के निचले मैदान के अंतर्गत पश्चिम बंगाल तथा पूर्वी बिहार शामिल किए जाते हैं और यहाँ का जो उच्च तापमान और आर्द्र जलवायु दशा जो होती है धान और जूट के लिए आदर्श मानी जाती है। जबकि गेहूँ जो होता है मौलिक रूप से मध्य अक्षांशीय घास भूमि की फसल है जिसकी उपज हेतु ठंडी जलवायु और संतुलित वर्षा आवश्यक होती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर के गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है इसमें से माली से होकर के गुजरती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो कर्क रेखा है टोटल 17 देशों से होकर के गुजरती है। याद रखेंगे कर्क रेखा टोटल 17 देशों से होकर के गुजरती है। यह उत्तरी अमेरिका में बहामास और मैक्सिको से गुजरती है, अफ्रीका में मिस्र, लीबिया, नाइजीरिया, अल्जीरिया, माली, वेस्टर्न सहारा, मरितानिया, एशिया में ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, यूएई और सऊदी अरब से होकर के गुजरती है। यानी यह 3 महाद्वीपों और 17 देशों से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट है, मीथेन जिसके वायु तंत्र में उपस्थित होता है वह है। तो मीथेन उपस्थित होता है बृहस्पति में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें से गलत को चूज करना है। सबसे पहला है ब्लिजर्ड। ब्लिजर्ड जो होता है साइबेरिया क्षेत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में प्रवाहित होता है। उसके बाद है ब्रिक फिल्डर। तो ब्रिक फिल्डर जो होता है ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया प्रांत में होता है। उसके बाद चिनूक हवा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के पर्वतीय क्षेत्र में बहता है। उसके बाद है मिस्ट्रल। तो मिस्ट्रल जो बहता है, मिस्ट्रल हवा यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र में चलने वाली स्थानीय पवन है। यह स्पेन व फ्रांस में सर्वाधिक प्रभावित करती है। तो यहाँ पे गलत दिया हुआ यूएसए और कनाडा दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें से बताना है कि कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। सबसे पहला है पनामा नहर मैक्सिको की खाड़ी और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, जो कि गलत हो जाएगा। पनामा नहर जो है यह प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर यानी कैरिबियन सागर से जोड़ती है, तो यह गलत दिया हुआ है। यह प्रशांत महासागर हो जाएगा साथ में, लेकिन मैक्सिको की खाड़ी नहीं होगी, यह अटलांटिक महासागर को जोड़ेगा। पहला स्टेट में गलत हो जाएगा। उसके बाद है स्वेज नहर जो है यह लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती है। तो स्वेज नहर जो है यह लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। यहाँ पे उत्तरी सागर लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे अरब सागर लिखा हुआ है, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। यहाँ पे हो जाएगा भूमध्य सागर हो जाएगा, तो यह भी गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत हो जाएगा। उसके बाद कील नहर जो है, कील नहर बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ती है। बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को कील नहर जोड़ती है। यह स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। लेकिन पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो पहला 1 और 2 जो है सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि तुर्की किनके मध्य स्थित है। तो तुर्की का जो नया नाम है यह तुर्की रखा गया है और तुर्की जो है ये काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में स्थित है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य दिया हुआ है यानी गलत दिया हुआ है। सबसे पहला स्टेटमेंट है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है कांसे से परिचित नहीं थे। पहला स्टेटमेंट ही गलत है। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है यह लोहे से परिचित नहीं थे लेकिन कांसे से परिचित थे। तो यह ऑप्शन जो है सही दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पूछा गया है सॉरी कांसे से परिचित नहीं थे बोला गया है, तो यह गलत दिया हुआ है। तो यहाँ पूछा गया कौन सा गलत है, तो ऑप्शन ए ही गलत है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन दिए हुए हैं कि इस संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सींग वाला जानवर यानी यूनिकॉर्न था, यह सही दिया हुआ है। और सिंधु प्रदेश में टेराकोटा जो है आग में पकी हुई मिट्टी की बनी मूर्तियाँ इसको फिगरिंग कहलाती थी, यह भी सही है। और इस संस्कृति में सोना चांदी का प्रयोग आभूषण बनाने के लिए होता था, यह भी सही है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि उत्तर वैदिक काल में द्विज जो होता है किस संदर्भ में प्रयुक्त होता था। तो द्विज का प्रयोग उच्च वर्ण के लिए किया जाता था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें पहले लेखक का नाम दिया हुआ है और फिर उससे संबंधित रचना का नाम दिया हुआ है। तो देखिए जो शूद्रक है, शूद्रक ने लिखा था मृच्छकटिकम, तो ये हो जाएगा मृच्छकटिकम हो जाएगा। उसके बाद कालिदास के द्वारा लिखा गया था अभिज्ञान शाकुंतलम, यह भी सही दिया हुआ है। और अमर सिंह के द्वारा लिखा गया था अमरकोश, यहाँ पे यह रोमक सिद्धांत लिखा हुआ है जो कि गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा अमर सिंह के द्वारा, यह रोमक सिद्धांत नहीं होगा, यह अमर सिंह के द्वारा अमरकोश लिखा गया था। तो जो पहला ऑप्शन है सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा जो है गलत दिया हुआ है। तो मिलान जो हो जाएगा, पूछा गया है उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो 1 और 2 जो है सही सुमेलित है, हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही सुमेलित है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम किससे संबंधित है। तो द्रविड़ शैली के मंदिरों में जो है गोपुरम यह ऊंचे अलंकृत सिंह द्वार से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और मंदिर में वह मुख्य पवित्र स्थान जहां देवता की मूर्ति स्थापित होते हैं उसको गर्भगृह कहा जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि सर्वप्रथम किस सल्तनतकालीन शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी। तो यह किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो इल्तुतमिश है ये पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली ट्रांसफर किया था। और इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद भी था। इल्तुतमिश का जो कार्यकाल था यह 1210 से लेकर के 1236 तक इल्तुतमिश का कार्यकाल रहा था। और इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण को पूरा करवाया था और इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। और साथ ही याद रखेंगे कि इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था और इसने चांदी का सिक्का टंका और तांबे का सिक्का जीतल का प्रचलन भी किया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि मथुरा का केशव देव मंदिर निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनवाया गया था। तो मथुरा का केशव देव मंदिर जो है इसका निर्माण किया गया था वीर सिंह जुदेव बंदेला के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण कहा था। तो अनूठा ब्राह्मण कहा गया था गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा कहा गया था खुद को, यह अनूठा ब्राह्मण कहा गया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गौतमी पुत्र सातकर्णी ने दक्षिणापति यानी दक्षिण का स्वामी, उसके बाद त्रिसमुद्रोत्पीत वाहन यानी तीनों समुद्रों का पानी पीने वाला, उसके बाद आगमन निलय यानी वेदों का आरक्षण जैसे कई उपाधियां धारण की थी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 नंबर क्वेश्चन में है, इसमें मिलान करना है। सूची 1 जो दिया हुआ है इसमें पद का नाम दिया हुआ है, सूची 2 जो दिया हुआ है इसमें उसका अर्थ दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है जात, तो जात जो होता है यह मनसबदारों के पद तथा वेतन का सूचक होता है जात। अगला है सवार, सवार जो होता है मनसबदारों द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या को सवार कहा जाता है। उसके बाद है दीवाने आला, ये वित्त मंत्री को दीवाने आला कहा जाता था। उसके बाद मदद ए मास जो है यह अनुदान में दी गई कर मुक्ति भूमि जो होती थी उसी को मदद ए मास कहा जाता था। तो हमारा मिलान जो हो जाएगा सबसे पहले हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 1, फिर 3, फिर 4। 2, 1, 3, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं 2, 1, 3, 4 ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत में इस्तमरारी बंदोबस्त का आरंभ किसके प्रशासन काल में किया गया था। तो भारत में इस्तमरारी बंदोबस्त का आरंभ जो किया गया था यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में किया गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में इस्तमरारी बंदोबस्त का आरंभ किया था और इसने अस्थायी बंदोबस्त, जागीरदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान जो है
प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था। तो पहली बार जो है वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था, यह स्वदेशी आंदोलन में किया गया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए स्वदेशी आंदोलन जो है यह 7 अगस्त 1905, याद रखेंगे डेट, 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था और यह आंदोलन ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने पर केंद्रित था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना से नहीं जुड़ा था। तो पूछा गया है नहीं जुड़ा था, यह हो जाएगा लाला हरदयाल। बाकी जो है होम रूल लीग से जुड़े हुए थे लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट और एस सुब्रमण्यम अय्यर, यह सभी जो है होम रूल लीग से जुड़े हुए थे। ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा, लाला हरदयाल नहीं जुड़े हुए थे। लाला हरदयाल जो है इनका संबंध गदर पार्टी से है। गदर पार्टी का स्थापना इन्होंने 1913 में किया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है कि नीचे दी गई ऐतिहासिक घटनाओं को काल क्रमानुसार के अनुसार जो व्यवस्थित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। सबसे पहले देखेंगे, देखिए जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन यह हुआ था 1942 में, अगस्त 1942 में हुआ था। तो यहाँ पे लिख देते हैं अगस्त 1942 में। क्रिप्स मिशन जो यह भारत आया था यह हो जाएगा मार्च 1942 हो जाएगा, यह हो जाएगा मार्च 1942 हो जाएगा। नौसेना विद्रोह जो हुआ था यह हुआ था फरवरी 1946 में हुआ था। और उसके बाद लाल किला मुकदमा जो हुआ था यह हुआ था नवंबर 1945 में हुआ था। तो देखिए सबसे पहले जो हो जाएगा यह हो जाएगा 1942 में मार्च में हो जाएगा। क्रिप्स मिशन हो जाएगा, सबसे पहले ऑप्शन जो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन दोनों में दिया हुआ है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में, फिर उसके बाद ऑप्शन 1 हो जाएगा, दोनों में ऑप्शन 1 दिया हुआ है। और तीसरे नंबर पर हो जाएगा यह नवंबर 1945 वाला हो जाएगा, लाल किला मुकदमा हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 जो हो जाएगा तीसरे नंबर पर हो जाएगा। उसके बाद चौथा हो जाएगा यह नौसेना विद्रोह हो जाएगा। यह 3 ऑप्शन चौथे पर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो भारत की स्वतंत्रता के समय जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और भारत को स्वतंत्रता माउंटबेटन योजना के तहत मिली थी, जिसे बाद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में जाना गया था। और माउंटबेटन योजना को 3 जून 1947 को घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की विधान परिषद में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों के अंतर्वेशन का अधिकार मुहैया करवाया था। तो यह किया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा वायसराय की विधान परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है कि 77वां भारतीय सेना दिवस 2025 का थीम क्या है। तो 77वां भारतीय सेना दिवस 2025 का थीम है समर्थ भारत सक्षम सेना। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि भारतीय जो सेना दिवस मनाया जाता है यह 15 जनवरी को होता है। हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, यह भी याद रखिएगा। और केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने घोषणा किया कि वह 2025 को सुधार के वर्ष के रूप में मनाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि वर्तमान में भारत के 16वें महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। तो वर्तमान में भारत के 16वें महान्यायवादी जो हैं यह हैं आर वेंकटरमणी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे कि जो अटॉर्नी जनरल है इसका जो वर्णन किया गया है आर्टिकल 76 में, अनुच्छेद 76 में जो है अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। और महान्यायवादी जो होता है यह भारत सरकार का सबसे उच्च विधि अधिकारी होता है। यह भारत सरकार को विधिक मामलों में सलाह देता है। और साथ ही याद रखेंगे कि वर्तमान में जो तुषार मेहता है, तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल हैं, जो कि महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल का एक असिस्टेंट होता है। और साथ ही याद रखेंगे कि 91वें मुख्य न्यायाधीश जो हैं यह हैं संजीव खन्ना, लेकिन इनके जगह पे अब 52वें आ गए हैं जो BR गवई बने हैं। साथ ही याद रखेंगे कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के जो अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जो हैं यह राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं। उसके बाद भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश यह हैं BR गवई, जो कि 52वें नंबर के हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है कि मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना का संबंध किस राज्य से है। तो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना का जो संबंध है यह है हिमाचल प्रदेश से। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है कि लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने फरवरी 2025 में किनके साथ समझौता किया है। तो भारत ने अर्जेंटीना के साथ समझौता किया है। याद रखेंगे कि लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने अर्जेंटीना के साथ फरवरी 2025 में समझौता किया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 33 नंबर है, इनमें से किसे भारत रत्न 2024 नहीं दिया गया है? तो भारत रत्न 2024 यह शारदा सिन्हा को नहीं दिया गया है। ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत सरकार जो है 2024 में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया था। कर्पूरी ठाकुर को, लालकृष्ण आडवाणी को, पीवी नरसिम्हा राव को, चौधरी चरण सिंह को, एम.एस. स्वामीनाथन को। और भारत रत्न पाने वाले कुल संख्या जो है 53 है। और भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। साथ ही याद रखेंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय लोक संगीत में उनके असाधारण योगदान के लिए जो है शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा, इनको भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का 187वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का 187वां सदस्य देश जो बना है, यह बना है टोंगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इसका जो स्थापना किया गया था 1919 में स्थापना किया गया था। और इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और यह भी याद रखेंगे कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो अध्यक्ष हैं वह है गिलबर्ट हेंगबो। गिलबर्ट हेंगबो जो है यह ILO के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान 118वां है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें टॉप पे जो है, टॉप पे इसमें फिनलैंड है। याद रखेंगे कि इसमें जो है टॉप पर फिनलैंड शामिल है। नेक्स्ट है, पद्म पुरस्कार 2025 में कितने व्यक्ति को पद्म विभूषण प्रदान किया गया है? तो पद्म पुरस्कार 2025 में पद्म विभूषण जो दिया गया है यह 7 व्यक्तियों को दिया गया है। साथ ही याद रखेंगे पद्म पुरस्कारों की जो शुरुआत की गई थी 1954 में पद्म पुरस्कार का शुरुआत किया गया था। और टोटल जो है 139 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है, जिसमें से 7 व्यक्ति को पद्म विभूषण दिया गया है, 19 व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया गया है। उसके बाद 113 व्यक्ति को जो है पद्म श्री प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि 25वां आईफा अवार्ड 2025 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो यह जीता है लापता लेडीज ने। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 25वां आईफा अवार्ड 2025 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म तो मिला है लापता लेडीज को, लेकिन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया के लिए दिया गया है। उसके बाद भूल भुलैया 3 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड निशांति गोयल लापता लेडीज के लिए दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो हैं यह किरण राव हैं, इनको भी लापता लेडीज के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन है? तो वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर जो हैं यह है स्मृति मंधाना। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्मृति मंधाना ने ODI में सर्वाधिक शतक लगाने वाली पहली क्रिकेटर बनी है। उन्होंने वनडे में टोटल 11 शतक लगाए हैं। और BCCI अवार्ड 2025 के तहत जो है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को चुना गया है। वहीं महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है यह भी स्मृति मंधाना को ही चुना गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है कि AI टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? तो AI टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बनेगा, यह बनेगा ब्रिटेन। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता है? तो 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब जीता है भारत ने। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह चैंपियनशिप जो है इसका आयोजन किया गया है तेहरान, ईरान की राजधानी तेहरान में इसका आयोजन किया गया है और यह भारत ने जीता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है कि हाल ही में किसने 72वें मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? तो 72वें मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है यह ओपाल सुचाता चुआंगसरी हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि थाईलैंड की रहने वाली हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 42 है, CDS जनरल अनिल चौहान ने कहा एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 या 22वें सांग्री-ला संवाद में भाग लिया है? तो उन्होंने भाग लिया है सिंगापुर में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये एशिया का प्रमुख रक्षा शिखर सम्मेलन है जो हर साल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज द्वारा सिंगापुर में आयोजित किया जाता है। और इसका उद्देश्य है रक्षा सहयोगों को मजबूत करना, आपसी सुरक्षा हितों पर चर्चा करना। और इसका थीम रहा है भविष्य के युद्ध और युद्ध। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है कि सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला पहला जिला कौन बना है? तो सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग को पूरी करने वाला पहला जिला जो है यह दीव बना है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 44 है
कि हाल ही में भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो यह किया गया है अग्निकुल कॉस्मस के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है कि भारत मंगोलिया के बीच जो है 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है नोमैटिक एलिफेंट कहाँ आयोजित किया गया है? तो सबसे पहले याद रखेंगे कि भारत और मंगोलिया के बीच में होता है नोमैटिक एलिफेंट, और इसका आयोजन जो किया गया है उलान बटोर किया गया है। उलान बटोर मंगोलिया में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है, किस राज्य में टाटा एयरबस हेलीकॉप्टर विनिर्माण इकाई स्थापित की गई है? तो टाटा एयरबस हेलीकॉप्टर विनिर्माण इकाई जो है इसका स्थापना किया गया है, इसका स्थापना कर्नाटक में किया गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का जो सिद्धांत है यह कनाडा से लिया गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आप लोग याद रखेंगे कि अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति, राष्ट्रपति पर महाभियोग और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यह सभी अमेरिका से लिया गया है। साथ ही याद रखेंगे कि फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुता लिया गया है। वहीं जर्मनी से आपातकाल लिया गया है और कनाडा से संघात्मक प्रणाली को अपनाया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है कि राज्यों के अस्तित्व में आने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन जो है सुमेलित नहीं है? पूछा गया सुमेलित नहीं है। तो देखिए, गुजरात जो है 1960 में अस्तित्व में आया था, यह सही है। उसके बाद जो है महाराष्ट्र 1960 में, गुजरात और महाराष्ट्र दोनों साथ में बने थे, यह मुंबई से अलग होकर के, तो यह गलत दिया हुआ है, सेकंड वाला गलत हो जाएगा। उसके बाद पंजाब जो है, पंजाब 1966 में अस्तित्व में आया था, यह भी सही दिया हुआ है। उसके बाद सिक्किम जो है, सिक्किम 1975 में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा बना था, यह भी गलत दिया हुआ है। उसके बाद झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अस्तित्व में आया था, तो यह सही दिया हुआ है। इसमें पूछा गया कौन सुमेलित नहीं है? इसमें 2 और 4 जो है सुमेलित नहीं है, यह दोनों गलत दिए हुए हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही दिया हुआ है? तो सही का बात किया गया है, यह सत्ता की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाता है, जो कि सही है। यह सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधन उपलब्ध कराता है, यह भी सही है। और यह समाज के कमजोर वर्गों को उनका उचित हक दिलाने की शक्ति प्रदान करता है, यह भी सही है। तो भारतीय संविधान के बारे में सभी स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है कि शिमला समझौता निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य हुआ था? तो शिमला समझौता जो हुआ था यह भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। और शिमला समझौता जो है यह 1972 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में हुआ था, और इससे दोनों देशों के बीच जो है अमन की बहाली हुई थी। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 51 है, राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता को और किस नाम से जाना जाता है? तो राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता को और पंजाब समझौता के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की शासन व्यवस्था में शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत किससे परिकल्पित होता है? तो भारत की शासन व्यवस्था में शक्तियों का सिद्धांत जो है, शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत यह परिकल्पित होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 53 नंबर कि भारतीय संविधान के 2 उपखंड जो स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति को व्यक्त करते हैं, यह हो जाएगा अनुच्छेद 1 हो जाएगा अनुच्छेद 32 और 1 हो जाएगा अनुच्छेद 226 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद 32 है इसके अनुसार जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रीट जारी किया जाता है, और अनुच्छेद 226 जो है इसके द्वारा हाई कोर्ट के द्वारा रीट जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है। इसमें बोला गया है कि संसद की विधायी प्रक्रिया में प्रश्नकाल के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही नहीं दिया हुआ है, यानी गलत दिया हुआ है। तो प्रश्नकाल के संबंध में स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम लोग। प्रत्येक सदन में प्रश्नकाल कार्यक्रम का प्रथम विषय होता है, जो कि सही है, और इस अवधि के दौरान संसद सदस्यों द्वारा मंत्रियों से उनके विभाग संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, यह भी सही है। और इस दौरान सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है, जिनके पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यह गलत दिया हुआ है, ऑप्शन जो सी है गलत दिया हुआ है, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल का प्रथम विषय होता है, और इस काल में सदस्य मंत्रियों से उनके विभाग से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रश्न को पूछ सकते हैं। और इसमें प्रश्न जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं तारांकित और एक होते हैं अतारांकित। तारांकित प्रश्न का मतलब होता है जिसके उत्तर मंत्रीगण मौखिक रूप से देते हैं, और अतारांकित प्रश्न को जो उत्तर होता है यह लिखित रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट है,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। तो बोला गया नहीं है, तो इसमें जो हो जाएगा आर चिलैया समिति, यह टैक्स से संबंधित है, यह करारोपण से संबंधित है। बाकी जो है तारकुंडे समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, गोस्वामी समिति, यह सभी जो है चुनाव से संबंधित है। उसके बाद है के संथानम समिति, यह चुनाव से संबंधित है जो कि 1964 में आई थी। तारकुंडे समिति जो है यह 1974 में आई थी, तारकुंडे समिति। उसके बाद है गोस्वामी समिति यह 1990 में आई थी। इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है यह 1998 में आई थी। और यह जो है आर चिलैया समिति, राजा चिलैया समिति जो है यह 1991 में आई थी और यह टैक्स सिस्टम के सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है कि हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद लागू किए गए भू सुधार कार्यक्रम को किन राज्यों में सर्वाधिक सफलता मिली है। तो सर्वाधिक सफलता मिली है केरल में और पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 57 नंबर। 57 नंबर जो क्वेश्चन है 57 नंबर यह क्वेश्चन है। 57 नंबर क्वेश्चन इसमें बोला गया है प्रायः समाचार पत्रों में रहने वाली नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन है। तो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन जो है यह बाल्टिक सागर में रूस तथा अन्य यूरोपीय देशों को जोड़ने वाली गैस पाइपलाइन है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या अत्यधिक पाई जाती है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या जो है सबसे अधिक यह कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और औद्योगिक क्षेत्र जो होता है, औद्योगिक क्षेत्र में मुख्यतः चक्रीय बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। नेक्स्ट है सेन सूचकांक का संबंध है। तो सेन सूचकांक का संबंध निर्धनता से हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा संसद द्वारा कब पारित हुआ था। तो नरेगा जो है संसद के द्वारा 2005 में पारित हुआ था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 7 सितंबर 2005 को पारित किया गया था और 2 अक्टूबर 2009 को जो है नरेगा का नाम चेंज करके मनरेगा कर दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 है कि पद है राष्ट्रीय आय निर्दिष्ट करता है। तो राष्ट्रीय आय यह कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय गणना करने के लिए जो है आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन विधि और मूल्यवर्धित विधि का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 62 नंबर कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI का मुख्य कार्यालय किस शहर में स्थित है। तो इसका कार्यालय जो है हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 है किसी वस्तु का भार क्या होता है। तो किसी वस्तु का जो भार होता है यह वह बल है जिससे पृथ्वी इसे अपनी ओर आकर्षित करती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 है कि जब कोई वस्तु जो है मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा जो होती है, कुल ऊर्जा नियत रहती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 है कि एक छात्र जो है अध्ययन करता है कि उत्तल लेंस हमेशा अपनी स्थिति के बावजूद आभासी छवि बनाता है और उत्तल दर्पण हमेशा आभासी छवि क्यों बनाता है। तो क्योंकि परावर्तित किरण जो होती है कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, इसीलिए जो है उत्तल दर्पण हमेशा आभासी छवि बनाता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 है। 66 नंबर क्वेश्चन है किसी ट्रांजिस्टर का उपयोग हो सकता है। तो किसी ट्रांजिस्टर का प्रयोग जो है या स्विच के रूप में भी हो सकता है और प्रवर्धक के रूप में भी हो सकता है या दोनों के रूप में हो सकता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा ए और बी दोनों के रूप में हो सकता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 है। 67 नंबर क्वेश्चन है कि यूरेनियम 234 जो है यहाँ पे यूरेनियम 238 लिखा हुआ है। यहाँ पे यूरेनियम 238 जो है परमाणु में होते हैं। तो यूरेनियम 238 में 92 प्रोटॉन होते हैं, 146 न्यूट्रॉन होते हैं और 92 जो होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम यह भारी जल यानी D2O के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें ईंधन का काम जो है यह ऊष्मा उत्पन्न करना है। उसके बाद मंदक जो है न्यूट्रॉन की गति धीमा करता है और शीतलक जो होता है नाभिकीय रिएक्टर में उत्पन्न ऊष्मा एवं ऊर्जा को अवशोषित करता है। और नियंत्रक क्षण जो होता है यह नाभिकीय रिएक्टर में उत्पन्न अधिक न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
69 नंबर क्वेश्चन है कि सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए डैश कोष को प्राप्त कर सके। तो यह जो है भरे हुए बाह्यतम कोष को प्राप्त कर सके। ऑप्शन यहाँ पे ये जो हो जाएगा यह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है कि लैंथेनाइड जो होता है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स, इसको जो है आंतरिक संक्रमण तत्व यानी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो है एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, इसमें जो है एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है। इसमें सूची 1 और 2 को मिलाना है। सबसे पहले जो है दिया हुआ है किस किस मिश्रण से बनता है। पहले धातु का नाम दिया हुआ है। देखिए जो कांसा है, तो कांसा जो है यह तांबा और टीन से मिलकर के बनता है, तो इसका मिलान जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद पीतल है, तो पीतल तांबा और जिंक से मिलकर बनता है, तो इसका मिलान जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। जर्मन सिल्वर जो है तांबा, जिंक और निकल से मिलकर के बनता है, इसका मिलान जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद जो है मुद्रण धातु जो है यह सीसा, एंटीमनी और टीन से मिलकर के बनता है, तो इसका मिलान हो जाएगा 1 हो जाएगा। हमारा आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा 4 3 2 1। हमारा आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, एल्केनों का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है यह CnH2n+2 होता है। यहाँ पे प्लस डाला गया है, CnH2n+2। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए CnH2n जो होता है यह एल्कीन का फॉर्मूला होता है। उसके बाद CnH2n-1 दिया हुआ है। CnH2n-1 जो होता है, CnH2n+ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, CnH2n+1। तो CnH2n+1 जो होता है यह एल्कोहल का होता है, OH वगैरह का होता है, माइनस OH का फॉर्मूला होता है CnH2n+, एल्डिहाइड या एल्कोहल बोलते हैं। और रहता है CnH2n जो होता है सिंपल, वह जो होता है साइनो एल्केन होता है। और CnH2n-2 जो होता है यह एल्काइन यानी एल्काइन का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति डैश कोशिका में अनुपस्थित होती है। तो कोशिका भित्ति जो होती है यह जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है। 74 नंबर है कि पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य है। तो पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है कि यह शर्करा को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ऑप्शन हमारा सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, ग्रहणी जो होता है, ग्रहणी जिसको बोलते हैं डुओडेनम। तो डुओडेनम है किसका भाग है। तो डुओडेनम जो होता है यह छोटी आंत का भाग होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन लिगामेंट द्वारा जुड़े हुए हैं। तो लिगामेंट के द्वारा जो है हड्डी से हड्डी जुड़ा रहता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं स्नायु। स्नायु जो होता है नरम होता है, हड्डी से हड्डी को जोड़ता है और इसका निर्माण जो है स्नायु ऊतक के स्रावन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 है कि पुरुषों में वृषण को शरीर के बाहर क्यों होता है। तो पुरुषों में वृषण को शरीर के बाहर होने का कारण होता है शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापक्रम की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए जो है यह बाहर होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 है कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं। तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक होता है पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी जो होता है ये फलों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद एक होता है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी के अंदर इसमें फूलों का अध्ययन होता है। और बायोनिक्स जो है इसमें जीवधारी और वातावरण के साथ जो है अध्ययन किया जाता है। ओलेरिकल्चर जो होता है यह जमीन पर फैलने वाली शाकीय सब्जियों की कृषि का अध्ययन होता है, ओलेरिकल्चर। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 है, ऊर्जा पिरामिड डैश अवस्था में होता है। तो ऊर्जा पिरामिड जो होता है यह सीधी अवस्था में होता है, यानी सीधी अवस्था में जो होता है ऊर्जा पिरामिड होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 है कि पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है। तो पुष्प जो होता है फूल, उसमें स्त्री केसर के शीर्ष भाग को वर्तिकाग्र कहा जाता है, इसको स्टिग्मा कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि एडवर्ड जेनर ने खोज की थी। तो एडवर्ड जेनर के द्वारा जो है स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन का खोज किया गया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो टीबी होता है, क्षय रोग एवं हैजे का टीका का खोज ये रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि जातियों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा संघ है। तो जातियों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा संघ जो हो जाएगा यह हो जाएगा ऑर्थोपोडा हो जाएगा।
आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं का शरीर जो होता है यह खंड युक्त तथा टांगे जोरदार होती है। और इस संघ के जंतुओं का शरीर जो होता है यह 3 भागों में बटा रहता है, सिर, धड़ और उदर में बटा हुआ रहता है। और साथ ही याद रखेंगे कि आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं का शरीर काइटिन नामक आवरण से ढका हुआ रहता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र जो है यह चिकमंगलुरु में स्थित है, कर्नाटक में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि संसार का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश जो हो जाएगा यह ब्राजील हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, ईवीएम का पहला प्रयोग कब हुआ था? तो ईवीएम का पहला प्रयोग जो किया गया था यह 1982 में किया गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ईवीएम जो होता है यह भी 3 प्रकार का होता है, M1, M2 और M3, और सबसे मॉडर्न जो है यह M3 होता है। ईवीएम का पहला प्रयोग 1982 में यह केरल के परूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव में किया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 है कि ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि क्या है? तो ढोकला बनाने में खमीरीकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, खमीरीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें खाद्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीव आवश्यक भौतिक व रासायनिक परिवर्तन लाते हैं, जिससे पोषक तत्व शीघ्र पचने वाले यौगिकों में बदल जाते हैं। इसी को हम लोग खमीरीकरण बोलते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 86 नंबर कि भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय जो है यह कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय थल सेना जो है इसे 7 कमांडों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, हमारे राष्ट्रीय जो प्रतीक है अशोक चक्र, उसमें कितनी तीलियां हैं? तो अशोक चक्र में 24 तीली होती हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें चौड़ाई और लंबाई का रेशियो पूछा जाएगा तो यह हो जाएगा 2:3। याद रखेंगे कि चौड़ाई और लंबाई बोला गया है तो चौड़ाई 2 हो जाएगा, लंबाई 3 हो जाएगा, लेकिन लंबाई और चौड़ाई बोला जाएगा तो 3:2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 है कि ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ट्राई ब्रेकर शब्द जो है यह संबंधित है फुटबॉल से और हॉकी से, दोनों से संबंधित है। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, बी और सी दोनों से संबंधित है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच को चूज करना है, डायरेक्ट दिया हुआ है। सी सेड हुर्रा आई हैव स्टूड फर्स्ट, यानी मैं पहले समझ गया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट शी हैड स्टूड फर्स्ट। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसमें से कौन सा जो है सही दिया हुआ है? मेरे कमीज में 4 बटन है, यह गलत हो जाएगा। मेरे कमीज में 4 बटन है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वर्षा ऋतु का सही संधि विच्छेद क्या है? तो वर्षा ऋतु का सही संधि विच्छेद वर्षा प्लस ऋतु हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 92 है, चूज द ऑप्शन ऑफ द एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। पहला है आई वाज राइटिंग एन एसे, तो इसका हो जाएगा एन एसे वाज बीइंग रिटन बाय मी हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में से प्रेम शब्द का परिवाची नहीं है। तो प्रेम शब्द का परिवाची यह हो जाएगा परिष्कार नहीं होगा। बाकी जो है प्रीति, अनुराग, प्रणय, स्नेह, अनुराग, अनुरक्ति, यह सभी प्रेम का परिवाची होता है। उसके बाद है 94 में, किसने ईमेल के लिए @ चिन्ह चुना था? तो यह चुना गया था ईमेल के लिए, पूछा गया है कि इसमें से किसने ईमेल के लिए @ चिन्ह को चुना था? तो @ चिन्ह को चुना गया था या रे टॉमलिंसन के द्वारा चुना गया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। टीम बर्नर्स-ली जो है यह WWW के आविष्कारक हो जाएंगे, टीम बर्नर्स-ली हो जाएंगे। साथ ही याद रखेंगे कि जो आईसी का विकास है AJS किल्वी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 है। 95 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें देखिए मैथ दिया हुआ है। इसमें पूछा गया है कि कबीर और विक्की का वेतन का अनुपात जो है 5:2 है। यदि इनके वेतन में क्रमशः 20% और 12% की वृद्धि की जाती है तो इनके नए वेतन का अनुपात क्या हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले देखेंगे कि इसमें बोला गया है कि सबसे पहले देखेंगे कबीर का जो वेतन है 500 और विक्की का जो वेतन है यह 200। इसका रेशियो में सेम ही होता है। तो अगर 500 मान लेंगे और उसके बाद 200 मान लेंगे, 500 और 200 मान लेंगे तो क्या करेंगे कि 500 का जब 120% बढ़े यानी 20% बढ़ेगा तो 120 हो जाएगा। तो 120% कर देंगे तो 500 जो हो जाएगा, 500 का 120% करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है विक्की का 12% बढ़ता है। तो अगर 200 रुपये इसका 12% बढ़ाएंगे तो 200 गुना 112 से गुना कर देंगे, परसेंट हो जाएगा या तो ये हो जाएगा 224। तो 224% हो जाएगा। तो अगर परसेंटेज कट जाएगा तो उसके बाद हमारा आ जाएगा रेशियो आ जाएगा
600/224 आ जाएगा। तो जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 75 8, ठीक है। 8 से कट जाएगा और यह कट जाएगा 28 8 224, ठीक है। तो 75/28 हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 है। किसी भाषा में स्काई इज ब्लू को 815 लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ गलत लिखा हुआ है। उसके बाद जो है ब्लू एंड रेड को 725 लिखा जाता है। राम लाइक्स रेड को 203 लिखा जाता है। सीता एंड राम को 379 लिखा जाता है। तो इसी भाषा में राम लाइक्स ब्लू को क्या लिखेंगे? तो देखिए सबसे पहले जो है हम लोग कॉमन को चूज करेंगे। देखिए यहाँ पे ब्लू कॉमन है, ठीक है। तो ब्लू कॉमन हो जाएगा। तो इसमें 815 में और 725 में क्या कॉमन है? 5। तो यहाँ पे ब्लू का कोड जो हो जाएगा हमारा, ब्लू का कोड हो जाएगा 5। उसके बाद जो है अगला देखते हैं। उसके बाद एंड है, एंड कॉमन हो जाएगा। इसमें एंड हो जाएगा और एंड हो जाएगा। इसमें दोनों में एंड कॉमन है। तो इसका 725 है और इसका 379 है। तो 7 इसमें कॉमन है दोनों में। तो 7 का मतलब क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है राम देखते हैं। तो यहाँ पे राम लिखा हुआ है और फिर यहाँ भी राम लिखा हुआ है। तो इसमें जो है 203 कोड है और इसका 379 कोड है। तो ये इसमें 3 कॉमन है। तो राम का मतलब 3 हो जाएगा। तो राम का मतलब 3 हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या गया है? राम लाइक्स ब्लू। तो ब्लू का पता है मुझे, अब लाइक्स निकालना है। तो देखिए लाइक्स को देखेंगे तो लाइक्स एक जगह है, उसके बाद है लाइक्स एक ही जगह लिखा हुआ है। तो यहाँ पे राम का कोड जो है, राम का निकल गया 3। उसके बाद जो है हमें रेड और लाइक का चूज करना है। तो इसमें जो 7 निकल जाएगा तो बचेगा क्या? इसमें राम 203 जो है इसमें 0 और 3 बचेगा। लेकिन 3 जो है यह राम का कोड है। तो यहाँ पे बच गया 0 और 2 बच गया। तो 0 और 2 जो हो जाएगा यही लाइक का कोड हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा राम लाइक्स ब्लू। तो सबसे पहले राम का कोड जो है यह 3 है, ब्लू का कोड जो है 5 है। तो यहाँ पे एक तो 2 हो जाएगा या 0 हो जाएगा। तो 205 या 20 ये बीच में कोई हो जाएगा। 35 हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। तो सबसे पहले कोड देखते हैं हम लोग। ऑप्शन है 503। तो 503 कोड दिया हुआ है। उसके बाद जो है 573 है। तो 73 नहीं होगा। उसके बाद 257 यह भी नहीं होगा। 513 तो 503 ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97 है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से संबंधित है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है 13 का जो स्क्वायर है प्लस 13 कर दिया गया है। देखिए 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और प्लस 13 कर देंगे तो यह हो जाएगा 182 हो जाएगा। 182 हो जाएगा तो वहीं 182 लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? 18 का स्क्वायर कर देंगे। तो 18 का स्क्वायर क्या होता है? 324 होता है और फिर इसमें 18 जोड़ देंगे। तो जब 18 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 342। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98 है। देखिए 98 नंबर क्वेश्चन है। इसमें काम का क्वेश्चन दिया हुआ कार्य वाला कि डी जो है अकेले किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है और ई जो है अकेले उसी काम को 25 दिनों में कर सकता है। यदि वे 8 दिनों तक साथ मिलकर काम करते हैं तो शेष रह गए कार्य का अंश है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा, पहले देखेंगे कि जो 100 जो है टोटल कार्य मान लेते हैं, ठीक है। अगर 100 टोटल काम मान लेंगे क्योंकि 20 और 25 का मल्टीपल है। तो यहाँ पे जब हम क्षमता निकालेंगे तो पहले समय दिया हुआ है, डी का दिया हुआ है 20 दिन दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ई का दिया हुआ है 25 दिन दिया हुआ है। तो क्षमता निकालेंगे तो इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 5 और इसका जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। एफिशिएंसी और 5 और 4 का हो जाएगा। और डी और ई के द्वारा 8 दिन में किया गया कार्य हो जाएगा। तो डी और ई के द्वारा 8 दिन, देखिए दोनों मिलाएंगे तो काम कितना हो जाएगा? एक दिन में 9 काम करते हैं। तो 8 दिन में ये 9 काम करेंगे तो 8 9 72 काम को लोग टोटल पूरे तरह से कर देंगे। तो जो शेष काम बच जाएगा 100 में से 72 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 28 काम बच जाएगा। 28 काम कितना बचेगा? 100 काम में से 28 काम बच जाएगा। तो यह कितना हो जाएगा? 7 चौका 28, 25 चौका 100। तो 7/25 भाग जो है यह काम बच जाएगा। तो ऑप्शन जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99 है। 99 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पे एच जो होता है, एच होता है 8 नंबर पे। तो 8 को 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 16 नंबर आ जाएगा। +1 कर देंगे 17। 17 पे क्या होता है? क्यू होता है। तो 17 नंबर पे क्यू आ गया। फिर वैसे ही करेंगे, आई दिया हुआ है, आई को गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे। आई का मतलब 10 होता है तो 10 गुना 20 हो जाएगा। उसके बाद जो है +2 कर देंगे। सॉरी, आई का मतलब 9 होता है तो 9 के गुना 2 कर देंगे तो 18 हो जाएगा +1। तो 19वें नंबर पर जो हो जाएगा, 19 नंबर पर क्या होता है? टी होता है। तो टी हो जाएगा या उसके बाद जो है के दिया हुआ है तो के को 2 से गुना करेंगे +3 कर देंगे। यहाँ पे बढ़ते क्रम में है, पहले 1 को जोड़ा गया है, फिर 2 को जोड़ा गया है, फिर 3 को जोड़ा जाएगा, लेकिन मल्टीपल 2 से करना है। सब में
जिसका स्थान दिया हुआ है इसके स्थान में 2 से गुना करना है और +1 +2 +3 करना है। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा यहाँ पे y आ जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, जैसे h है, h गुना 2 है, यहाँ पे h का अंक डिजिट लिया जाएगा, 8 को लिया जाएगा, उसके बाद +1 किया जाएगा तो यह क्या आ जाएगा, q आ जाएगा। इसी तरह जो है i है, 2 से गुना करना है लेकिन यहाँ पे +2 करना है तो क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। फिर उसी तरह से k जो है, k को 2 से गुना करना है लेकिन यहाँ पे 3 को जोड़ना है, 1 2 3 लगातार बढ़ते जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा y हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। यहाँ पे लिखा गया है कि 10 गुना 20 गुना 30 जो है ऐसे करके 1000 तक मल्टीपल है, इसमें शून्य की संख्या को ज्ञात करना है। देखिए शून्य का संख्या निकालेंगे तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे जो दिया हुआ है 10 गुना 1 दिया हुआ है, फिर यही गुना है 10 गुना 2 दिया हुआ है, इसी तरह से मल्टीपल कर करके यह जो है 10 गुना 100 दिया हुआ है, यह 1000 तक दिया हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग 10 के पावर जो 100 है इसको कॉमन ले लेंगे तो यह क्या बच जाएगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना, यह डॉट डॉट करके यह बच जाएगा 100 तक, इसमें शेष बच जाएगा। तो शून्यों की संख्या निकालेंगे तो देखिए सबसे पहले जो है 100 तो सबसे पहले बाहर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 100/5 + 20/5 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 100 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 20 हो जाएगा और 4 24, मतलब 124 हो जाएगा। 124 शून्यों का संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसमें आने वाला शून्यों की संख्या जो हो जाएगा 124 हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।